अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ ग़ज़ाल और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार ख़ान। अच्छा, हमारा आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम किसी पॉलिटिकल टॉपिक या ऐसे वैसे किसी भी टॉपिक पर बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, वो भी ख़ास तौर पे हमारे सामने जो बैठे हैं शख्सियत अब्दुल सत्तार ख़ान, उनकी ज़िंदगी के बारे में कि उनके क्या-क्या एक्सपीरियंसेस रहे बचपन से लेके जर्नलिज़्म के टॉप तक का सफ़र कैसा रहा, और जर्नलिज़्म में और ये सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में क्या-क्या फ़र्क देखते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स डाइव डीप इनटू इट। सत्तार साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? इकलौते बच्चे का चाइल्डहुड क्या होता है? जो इकलौता हो, जिसकी ना कोई बहन हो ना भाई हो। प्रोज एंड कॉन्स होते हैं क्योंकि मैं भी इकलौता ही हूँ। ये बहरहाल ट्रेजेडी है। तो सही। इकलौता होना एक ट्रेजेडी है। और लोगों की नज़र में अमूमी तौर पे कहा जाता है कि शायद इकलौता बच्चा जो होना मज़े। वो आंख का तारा होता है, चांद से तारा होता है, दिलों की, माँ बाप के दिलों की धड़कन होता है। यार, ये अपनी जगह पे बात सही होगी, लेकिन इकलौता बच्चा एक डिसऑर्डर होता है। दुनिया में कई ऐसे मसाइल हैं जिनको डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है। उसमें से एक डिसऑर्डर जो है ना, इकलौता होना होता है। मतलब मैं था, अपने माँ बाप के आंख का तारा था, सब कुछ था यार, लेकिन पूरे फैमिली का था। इस तरह से, इसी वजह से एक डिसऑर्डर पैदा हो जाता है कि आप तवज्जो का मरकज बने हुए हैं 24 आवर्स, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन। अब आपको पता है कि उस दौरान में कुछ तवज्जो हटे तो जिस पे तवज्जो रहती रही हो और कुछ लम्हे के लिए तवज्जो हटे, उसकी क्या हालत होगी? क्योंकि उसकी तो एडिक्शन हो गई है। बिल्कुल। कि एक ही वक्त में मेरे पे मैं नज़रों की तवज्जो का मरकज़ जो भी कह लो वो बनाऊं, ऐसे हो गया, क्या होगा? और इतनी अगर नजरें पड़ी रहें तो आपके ख्याल में फिर उतना ही प्रेशर भी नहीं आता? यार, वो प्रेशर इकलौते बच्चे पे नहीं होता, इकलौते बच्चे का प्रेशर होता है। अच्छा। इकलौते बच्चे का प्रेशर होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि ये तो प्रेशर उसकी वजह से ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा, तो सत्तार साहब, आपको कभी बचपन में, जैसे कि आपने कहा अभी मेरी तरह इकलौते हैं, मुझे तो बचपन में बड़ा अकेला फील होता था क्योंकि मैं शुरू से बड़ा इंट्रोवर्टेड था, मेरे दोस्त भी नहीं होते थे। एक मजे की बात बताऊं आपको, तेरे दोस्त भी नहीं होते थे? मेरे दोस्त भी नहीं होते थे। ये शिफ्ट मेरी पर्सनालिटी में कुछ साल पहले ही आया। मैं अपने घर की, मुझे याद है, माई फादर डाइड व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो माई मदर केम टू लाहौर टू बिल्ड अ करियर एंड बिल्ड अ लाइफ फॉर मी। तो फिर मैं भी उनके पीछे लाहौर आ गया। वो काम पे होती थी और मैं घर पे होता था। तो मुझे याद है, मैं ना बालकनी में जाके रोया करता था। नीचे ना सारे बच्चे खेल रहे होते थे और मैं रो रहा होता था। मैं अल्लाह ताला की तरफ मुंह करके कह रहा होता था, मेरे कोई भाई बहन क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों? तो आपको कभी अकेला महसूस हुआ? नहीं, ये जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी है। मेरी ऐसी नहीं थी। मेरा कोई बहन भाई नहीं था, और लेकिन मजाक में रहते थे। मोहल्ले में कौन सा ऐसा बच्चा नहीं था जिससे दोस्ती ना हो। उस वक्त दोस्तियां और टाइप की होती थी, अब जरा दोस्तियां और टाइप की है। उस वक्त बेवकूफ़ी में भी दोस्ती हो जाती थी, उस वक्त सादगी में भी हो जाती थी, उस वक्त खलूस में भी हो जाती थी। ये बहुत सारे फैक्टर थे। वो ये नहीं था कि पर्पसली आपने देख के जांचा परखा और फिर आपने दोस्ती की, ऐसा नहीं था। बस गए, बात की हो गई। मतलब सादगी में भी हो जाती थी, बेवकूफ़ी में भी हो जाती थी, खलूस में भी हो जाती थी। क्या आपको ओवर प्रोटेक्ट किया जाता था बीइंग द ओनली चाइल्ड? मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं प्रोटेक्टिव नहीं हूँ। मुझे कभी फील नहीं हुआ। ठीक। चाहे मैं घर में हूँ या नहीं हूँ, मोहल्ले में हूँ कि नहीं हूँ, इलाके में हूँ कि नहीं हूँ, ये नहीं हुआ कि प्रोटेक्टिव होता है ना। जैसे एक आप फील कर रहे हैं ना कि एक लिहाज से देखा ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, तो वो भी इस शख्सियत को कहीं ना कहीं डैमेज करती है, या फिर ये होता है कि उसकी वजह से आपकी शख्सियत एक हवाले से उस एस्पेक्ट में मजबूत हो जाती। यही चीज़ें होती हैं। आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे थे? यार, पेरेंट तो यही था कि जो कुछ भी है यही है। मसला था कि जो कुछ भी है यही है। अब उसमें नहीं होना चाहिए। मैं फिर एक दफ़ा फिर एक वकील के तौर पर एक इकलौता बच्चा होने के नाते से मैं कहूँगा इकलौता बच्चा नहीं होना। अगर कुदरत को नहीं मंजूर तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इकलौता बच्चा नहीं होना चाहिए। बड़ा उसके चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो। लोनली हो जाता है जरा। अमीर और गरीब के इकलौते बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। ये किस तरह? वो भी सोने का चमचा लेके पैदा होता है जो गरीब का इकलौता बच्चा होता है।
चाह आप तो इस उसको बात भी को उतनी समझा मिलती है। करें। हम तो ये समझते हैं कि शायद सोने का चमचा सिर्फ अमीर घराने के जो बच्चे होते हैं वो लेके पैदा होते हैं, और नहीं, अगर इकलौता है तो फिर गरीब घराने का बच्चा भी मुंह में जिसकी सोने का चमचा लेके पैदा जिसकी होता है। जितनी हैसियत है वो अपने इकलौते बच्चे को उतना अपना पेट काट काट के सारी आसाइशें उसको वो देते ऐसा हैं। था कि मैंने ये फील किया था बचपन में कि जो फाइनेंशियली हमसे स्ट्रॉन्ग फैमिलीज थी ना, उनके बहन भाई ज्यादा होते थे, वो रश्क की निगाह से देखते थे। वो अपने माँ बाप को कहते थे कि जी उस तरह से क्यों नहीं रखा जिस तरह से बाबू को उसके माँ बाप ने रखा हुआ। तो उनको जवाब मिलता था वो इकलौता है। फाइनेंशियली हमसे स्ट्रॉन्ग थे, अंदाजा करो कि ये मैं बता रहा हूँ। तो उनके माँ बाप कहते थे कि यार वो इकलौता है। हाँ, आपके एक से ज्यादा हो, फिर आपको दरमियान में बैलेंस करना भी यार आ वो जाता फिर है। कुछ और चीज होती है, फिर आपकी तवज्जो जो होती है ना वो किसी एक पर हमेशा के लिए नहीं रहती। इकलौता होगा तो सारी की सारी, सुबह से माँ की आंख खुली, बाप की आंख खुली, या फैमिली। मैं फूफियों को लाडला था, मैं अपने चाचों का लाडला था। वजह क्या थी? वजह यही थी कि इकलौता है। उनके अपने बच्चे भी थे, वेरी स्ट्रेंज, उनके अपने बच्चे भी थे, लेकिन बात ये निकलती थी कि ये इकलौता है। उसकी वजह से आप आंख का तारा बन जाते थे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि शुरू में तो खैर एक बड़े अच्छे हालात, वेल ऑफ, बाद में फिर गुर्बत भी टिका के देखी मैंने, वो दिन भी गुजारे हुए हैं। स्कूल से भी मैं फारग ही हुआ था, ठीक है। तो मेरी 3rd डिवीजन आई थी, मैं नालायक स्टूडेंट था। प्राइवेट स्कूल जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल? सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल स्कूल, ओह बड़े स्कूलों में से एक था। क्या बात। लेकिन मैं चूंकि नालायक स्टूडेंट में था, पढ़ने को दिल ही नहीं करता था। 3rd डिवीजन आई थी, बड़ी मुश्किल से पास हुए थे। अब ना जीसी में दाखिला मिल सकता था, ना इस्लामिया कॉलेज 7-9 में दाखिला मिल सकता था। तो क्या हुआ, एमएओ कॉलेज में मिला। वजह क्या थी कि फारग जो स्टूडेंट होते थे 3rd डिवीजन में होते थे, उनको ये एमएओ कॉलेज में दाखिला मिलता था या दयाल सिंह मेंशन में, हाँ, दयाल सिंह कॉलेज में। दयाल सिंह की लड़ाइयाँ भी बड़ी मशहूर हैं। अब ये चीज़ थी कि जब वो हुआ तो फिर उस वक्त टिका के मैंने गुर्बत देखी, और टिका के गुर्बत भला कैसे देखी, जैसे हमारे यहाँ नहीं कहा जाता कि जी सूखी रोटी खाने को मिले। तो मैंने वो दिन भी देखे। ये स्कूल के ज़माने के बाद की बात है। वो वाले साहब ईरान गए, ईरान में इंकलाब आ गया, वाले साहब भी पकड़े गए। जिनको साल लेके गए थे वो भी पकड़े गए। अब ये आयतुल्लाह खुमैनी का 1979 का जो इंकलाब था, वो मेरा अब्बा गया हुआ था तेहरान में। आपके वालिद साहब करते क्या थे? जॉकी थे। जॉकी थे। तो तेहरान रेस क्लब में, तेहरान में ना एक रेस क्लब बन रहा था बहुत बड़ा। ये रजा शाह पहलवी का सारा प्लान था। खुमैनी खटक रहा था, आयतुल्लाह खुमैनी खटक रहा था कि ये बंदा जिस तेज़ी के साथ आ रहा है, जिस तरह से ईरान में खुलबुली मचती जा रही है, लेकिन वो अपना लगे हुए थे कि कंटेन हम कर लेंगे। जैसे शाहपुर बख्तियार था जो आखिरी वज़ीर आज़म था, रजा शाह पहलवी तो भाग गया हुआ था ना पहले, अपनी मलका के साथ वो निकल गया हुआ था। तो शाहपुर बख्तियार ने कहा कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। हमारे यहाँ पे सियासतदान नहीं कहता एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। कुछ ही दिनों बाद उसे भागना पड़ा था तेहरान एयरपोर्ट से। अगर वो जहाज़ थोड़ा सा डिले हो जाता ना, लोगों ने भागने नहीं देना था शाहपुर बख्तियार को। ये भी है, वो भागना। अब उन हालात में जब इंकलाब आ गया ईरान में, तो मेरा अब्बा भी फड़या गया, बाकी भी फड़े गए। वो बाद में 6 महीने, 7-8 महीने, 9-10 महीने बाद हुआ कि नहीं यार ये पाकिस्तान से आए थे और ये रोज़गार की तलाश में थे, इनका इससे कोई नहीं, फिर उनको छोड़ दिया। तो वो 8-9 महीने आप लोगों के वो जो 8-9-10 महीने गुजरे ना, उसमें मैंने गुर्बत देखी। ये भी देखा कि हमारे पास रोटी नहीं होती थी घर में। मैं और मेरी अम्मा होती थी, रोटी नहीं हमारे पास होती थी। तो कोई रोटी पुरानी पड़ी हुई है ना, फिर हम उससे गुजारा करते थे। फिर महल्ले वाले बड़े अच्छे थे पुराने दौर में ना, महल्ले वाले बड़े अच्छे होते थे। अब वो मोहल्लेदारी का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, वो नहीं होता। फिर महल्लेदार करते होते थे कि इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम देखा। तो वो कोई जो कुछ भी पकता था ना, जब उन्हें हालात का पता चला कि भाई इधर तो कोई काम कोई और पे आ गया, फिर वो सालन सूलन जिसके घर में, मतलब कि आप देखो कि हमारा घर होता था, बाकी महल्ले के 10 घर हैं, 20 घर हैं, 25 घर हैं, हर घर में एक सालन पका हुआ। जब हमें भेजते थे तो हमारे घर में बगैर कुछ पकाए 25 सालन होते थे। ये बस डिफरेंट डिशेस होती थी। वापस ये मोहल्लेदारी का कॉन्सेप्ट आ जाए हमें ये था कि महल्लेदार हमें संभाल लेंगे,
ये गुर्बत हम किसी तरह, क्योंकि उस वक्त ये खलूस था। आज के दौर में होता है तो बिल्कुल भी तीसरे दिन लाशां मिलती हैं साड़ियाँ, जितने बड़े घर हैं उतना ही कम खुलूस। तीसरे दिन लाशें मिलती, क्योंकि अब तो परवाह ही नहीं लोगों को रहेगी बिल्कुल ना। भी, आपको 7 वालों को अपने नाम तक नहीं पता होता। तो वो वक्त उस तरह से गुजारा। तो उसके बाद ये हुआ कि ये जो जर्नलिज्म था ना, ये ये कैसे घर आया जिंदगी में बैठे हुए वेला में बैठा हुआ था, तो एक दोस्त था मेरा सोहेल नाम का, वो आया, मैं कहना चला मैं तेन नौकरी दुआवा। टाइपिस्ट की जरूरत थी उनको। मेरी टाइपिंग की और शॉर्ट हैंड की स्पीड बहुत तेज। अच्छा, ये किस साल की बात है? 1983। 1983। तो मुझे मुस्लिम अखबार, द मुस्लिम अखबार था, फ्लैटीज होटल में दफ्तर था वहाँ। हमीद अख्तर साहब थे जो ये 2 टीवी स्टार्स हैं, उनके वालिद हैं। ठीक है। तो हमीद अख्तर साहब मेरे ब्यूरो चीफ थे। पहला इंटरव्यू हमीद अख्तर साहब ने मुझे कहा, उसने कहा तुम क्या कर सकते हो? मेरे मुंह से निकला मैं मशीन तोड़ सकता हूँ। उन्होंने इस तरह देखा, पाइप पीते थे। खुदाई कसम 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा मेरा इंटरव्यू, सिर्फ मैंने ये कहा मैं मशीन तोड़ देता हूँ। क्या बात है, तबंग। टाइपिंग की स्पीड इतनी थी, मैं कहा मशीन तोड़ देता हूँ। हमीद अख्तर साहब ने मुझसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी थी, अपनी कुर्सी में जाके बैठ गया। आई जॉइंड द मुस्लिम। उसके बाद मुझे अखबार का नहीं पता था अखबार होता क्या है, सुना हुआ था अखबार ये होता है वो होता है। इसमें मैं अपनी भी एक स्टोरी सुनाऊं आपको, अपने पहले इंटरव्यू की कहानी सुनाऊं। मेरा फर्स्ट एवर इंटरव्यू था, ठीक है। ये मेडिकल बिलिंग वगैरह, इसके मैंने कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में जाना था। मेरा याद है मुझे, ओ लेवल का मेरा एक दोस्त था, वो भी उधर काम करता था। मेरा ओ लेवल हो गया हुआ था, मैं इंटर कर रहा था। ए लेवल जितने पैसे नहीं थे, इंटर कर रहा था मैं। अच्छा, उस करते करते ना, क्योंकि हमारे भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग कि अपने साथ साथ पैसे भी आ सकें। आई वांटेड टू पे फॉर माय ओन एजुकेशन। तो मैं गया। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बड़ा इंट्रोवर्टेड सा था, मैं किसी से मतलब बात नहीं करता था ना, ये वो बड़ा शाय सा। तो अब मैं नीचे खड़ा हूँ, सीवी पकड़ी हुई, सीवी तकरीबन मेरी ब्लैंक। मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ, मैं बड़ा दिल मेरा धक 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 धक, और मैं कह रहा हूँ मैं ऊपर जाके क्या बोलूँगा, मैं क्या बात करूँगा। ये डबल एफ में था, DHM इनका ऑफिस। अच्छा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। अंदर मुझे मेरे दोस्त ने कहा यहाँ पे बैठ जाओ। HR आया, उसने CV पकड़ी, ये वो फॉर्म फिल करने को दिया, मैंने फॉर्म फिल करके दिया। तो अब इंटरव्यू के लिए मुझे वो ले गए, ठीक है। सामने डायरेक्टर बैठा था, यहाँ पे मैनेजर, फ्लोर मैनेजर, साथ उसके जिस टीम में मैंने जाना था कम्युनिकेशंस की, उसका टीम लीड बैठा था। अब वो गए ना उधर, तो मतलब मैं अंदर जाके मेरी सारी नर्वसनेस ख़त्म हो गई एक तरह से कह लें। मतलब मैं उस टाइम लग ही नहीं रहा था कि मैं ज़रा भी नर्वस हूँ। अब वो ऊपर से वो इसमें क्रेडिट उनको भी जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो बड़े ज़रा अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा माहौल सा बनाया हुआ था। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं क्या करते हो, ये वो मैं सारों को बता रहा हूँ। तो व्हाई डू यू वांट टू डू दिस जॉब, यू नो। मैं कहा बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग अ काउच पोटैटो। आई नो दिस इज गोइंग टू बी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, बट आई डू वांट टू परस्यू इट बिकॉज आई वांट टू ग्रो। और आपको ग्रो करने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एंड द बेटर यू एक्सेप्ट इट, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो ये सारी बातें चल रही है। वो उन्होंने पूछा एक्सपेक्टेड सैलरी आपकी कितनी होगी, आप कितनी, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आप, ये चाहिए बात है 2017 की, 2017 की ये बात है। तो अच्छा, मुझे सबने कहा हुआ था ना कि वो पहले आपको 15 देते हैं, 20 देते हैं, 25 देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैंने उधर लिख दी, मैं एक्सपेक्टेड सैलरी 28,000 मैंने लिख दी। मैं पहली है, ज़्यादा भी क्या करना, इतनी कम भी नहीं करेंगे, ये भी दे दें बड़ी बात है। अब वो कहते हैं आई सी दैट यू रिटन इन द फॉर्म दैट वी गेव यू दैट यू आर एक्सपेक्टिंग अ सैलरी ऑफ 28,000। मैं कहा जी। तो साथ ही टीम लीड बैठा हुआ था मेरा ना, जिसकी मैंने टीम में जाना था, वो काफ़ी ज़रा शोखा सा आदमी था। वो मेरी तरफ देखता है, कहता है कि बट गज़ाल, यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर इन दिस फील्ड, व्हेन इट वाज माई फर्स्ट जॉब, आई वाज गेटिंग 15,000, सो व्हाई हैव यू रिटन 28,000 हियर। मैंने उसको बोला दैट वाज यू, दिस इज मी। मैंने उसको बोला, डायरेक्टर ना हंसने लग गया, मतलब मुस्कुराने लग गया। वो क्लेवर सा कनिंग सा होता ना, मैं पूरा स्ट्रेट फेस अपना इस तरह, दैट वाज यू, दिस इज मी। फ्लोर मैनेजर हंसने लग गया, साथ ही वो टीम लीड का था कि ना वो बहुत गुस्से में आ गया, कुछ बोलने का, उसको चुप करा दिया। अच्छा, फिर ये ऐसे हुआ, इंटरव्यू सही गुजर गया, बड़ा अच्छा। मैंने बड़ी अपनी फिलॉसफी झाड़ी, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी। अच्छा, मैं आ गया देखे ना। अब मुझे ये लग रहा था मैंने जो कर दिया, मुझे ये नौकरी में नहीं रखेंगे। फिर मुझे आती है कॉल के, उन्होंने वो कह रहे हैं कल से ज्वाइन कर लो और सैलरी 30,000 दे रहे हैं, मतलब जितनी मैंने लिखी थी उससे भी ऊपर। मैं कहा वाह,
अच्छा, ये तुम 30,000 की बात कर रहे हो। जब मैंने 1983 में द मुस्लिम अखबार ज्वाइन किया था तो मेरी 600 रुपये तनख्वाह। 600 रुपये? लेकिन 600 रुपये में तुम्हें बात बताऊं उस लिहाज, उस कि टाइम के 600 लिहाज रुपये से। में हम फील करते थे कि हु इज मियां मंशा, ओह, आई कैन हु इज अंडरस्टैंड। तारक सईद सहगल। हमें पता था कि उस दिन हमसे बड़ा अमीर काफी शहर अमीर में फील कोई होता है। नहीं। एक फीलिंग होती थी, टांग पे टांग रख के बैठना, हाँ। बड़े चौड़े होके बैठना और फील करना। अगर उस वक्त मियां मंशा भी आ जाए ना तो हम यही कहते हैं ये कौन है बंदा। और अब अगर मैं बता भी दिया जाता है कि मियां मंशा पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी है, या सहगल फैमिली है, या वलीकाज है, मुनिकाज है, तो हम लोग यही कहते हैं कि यार ये कौन है। हाँ, अगले दिन में पता चल जाता था कि वो तो बड़े अमीर लोगों का नाम ले रहे थे। तो ये था। उसके बाद ये था कि चूंकि हमीद अख्तर एक बड़ी शख्सियत है, ये सबा परवेज़ और ये हुमा हमीद के वालिद साहब थे। जी। तो ये था कि प्रोफाइल बहुत बड़ा था। देखिए, जब आप किसी की तरफ जाते हो, किसी को ज्वाइन करते हो, अगर बड़े हाई प्रोफाइल लोग मिल जाते हैं तो मॉडल भी बन सकते हैं। फिर आपका प्रोफेशन को एक किस्म का सपोर्टिंग मटेरियल वो ऐसा होता है, वो ऑटोमेटिक होता है सारा कुछ। उसके लिए स्पॉन्सरशिप या सप्लीमेंट करना वो चीज़ें नहीं होती। तो हमीद अख्तर वाज ए टावरिंग पर्सनैलिटी। उसके बाद हमीद अख्तर साहब ने मुझे कहा कि अहमद बशीर साहब, एक और टावरिंग नाम था, उन्होंने कहा इसके आर्टिकल, उन्होंने अहमद बशीर को कहा कि मेरे पास एक ऐसा टाइपिस्ट आया जिसकी स्पीड बड़ी खौफनाक है, उसे कहना भी नहीं पड़ता ये वो हैंड राइटिंग पढ़ लेता है। उन्होंने कहा यार तो बड़ा कमाल हो गया। अहमद बशीर साहब का मेरा हुआ। तो अहमद बशीर साहब जो सिगरेट पीते थे ना, वो जब वो अपना आर्टिकल लेके आते थे ना तो रख देते थे, सार हूँ ऐ तू पिएगा। वो सिर्फ मुझे नहीं कहते थे ऐ तू पिएगा, पूरे मुस्लिम के स्टाफ को कहते थे दफ्तर में, उन कोई अपना सिगरेट नहीं पिएगा, मेरे सिगरेट पियोगे तुसी। अब अहमद बशीर इस टावरिंग पर्सनैलिटी था मीडिया का, इतना बड़ा जर्नलिस्ट था। बुशरा अंसारी के वालिद की मैं बात कर रहा हूँ। जी, अब समझ आई। तो वो ये था कि वो कभी बुल्ले शाह के नाम से लिखते थे, कभी वारिस शाह के नाम से, कभी खरल के नाम से, कभी दुल्ला भट्टी के नाम से। वजह क्या थी? ज़ियाउल हक का दौर था, पता चल जाता था ये कौन है बंदा। जब पता चल जाता था ना अहमद बशीर है, तो उस इदारे से निकाल दिया जाता था। ठीक है। अब ये टावरिंग पर्सनैलिटी जो हुई, जो मुझे नजर आई, उससे पहले तो मुझे अखबार का पता नहीं था। मैंने देखा नवाज़ा नसरुल्लाह खान आ रहा है, मैंने देखा मलक कासिम आ रहा है, मैंने देखा कि इत्तेज़ार हसन आ रहा है, पीपल पार्टी MRD के बड़े बड़े लोग दफ्तर में आ रहे हैं और आके सबसे हाथ मिला रहे हैं, मुझसे भी हाथ मिला रहे हैं। मैंने अपने मोहल्ले में मजांग में जाकर रोब डालना, आज नवाज़ा नसरुल्लाह खान मैंने मिलिया सी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मलक कासिम वो मेरी शक्ल देखते थे, मैं कहा दफ्तर आया सी, मैंने मिले। सलाम दुआ हैगी साडी। अच्छा, वो मुझे बाद में पता चलना चाहिए कि व्हाट इज न्यूज़पेपर, व्हाट इज मीडिया। उससे पहले आपको कोई शौक नहीं था? कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं था सिरे से। अब इन चीज़ों से वो बढ़ गया वो। उसके बाद हमें द न्यूज़ आया 1991 में, 90 में ज्वाइन कर रहा था, 91 में, फरवरी 91 में। तो मुस्लिम में मैं एक चीज़ गेज कर चुका था, एक चीज़ गेज भी कर चुका था, फैसला भी कर चुका था। वो क्या था? इनसाइड क्या होती है। वो असाइनमेंट लगती थी ना कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे अपोजिशन लीडर हो, वो बोली जा रहा है, आप लिखी जा रहे हैं। तो मैं फील करता था कि ये मुंशियों का काम मुझे लगता है, यार ये इसमें क्या है, इसमें जर्नलिज्म, मुझे उस तरह की जर्नलिज्म जो है ना फील नहीं करता। तो मैं सेक्रेटेरिएट घुसना शुरू हो गया। अच्छा। जहाँ पूरी पंजाब हुकूमत होती थी, सारे महकमे होते थे। मैंने कहा यार यहाँ से चीज़ें निकालेंगे, लिखने की ज़रूरत ना पड़े, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो जब द न्यूज़ में गए, द न्यूज़ में कब गया? 1990 में। तो 11 फरवरी 1991 में लॉन्च हुआ था, लेकिन हम 1990 में 82 में आपने मुस्लिम ज्वाइन किया था? 83 7 साल आपने वहाँ पे काम किया, फिर द न्यूज़ में गए। उसके बाद ये हुआ कि द न्यूज़ में फिर वही प्रॉब्लम, असाइनमेंट लगे, जाना पड़े। मेरी अजीब सी बेचैन सी तबीयत थी, मैं कहूँ यार ये क्या है यार, किसी ऐसी असाइनमेंट पे जाना पड़े जहाँ पर वो बोल रहा है या बोल रहे हैं, या कोई फंक्शन चल रहा है, फलाना चल रहा है, उसको रिपोर्ट करना। मैं कहा यार अब मेरे मिजाज पे वो आता नहीं था,
मैं फिर बाकी अखबार के जो रिपोर्टर थे उनसे मैं ले लेता था। अच्छा। की हुआ फलाने ने की हाँ, क्या, दसो फलाने ने दसो। की क्या। खुद मैं वो असाइनमेंट पे होता ही नहीं था। मैं उस टाइम पे ना सेक्रेटेरिएट या किसी महकमे में घुस जाता था। मेरी नज़र में था कि यार यहाँ से जो चीज़ मैं निकालूंगा उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी वर्थ, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। तो ऐसी आपकी कौन सी पहली स्टोरी थी जिसका आप कहें कि ब्रेक थ्रू था आपके करियर का, वो इम्पैक्ट? यार मुझे भी नहीं पता चला था कि ये ब्रेक थ्रू है। ये हुआ कब, ऐसा क्या था? वो बस कोई महंगी होने वाली चीज़ थी। हम्म। मैं कहा यार महंगी, मैंने बताया फलानी चीज़ महंगी हो रही है। वो मुझे बताया गया कि तेरी इस खबर को बड़ा पढ़ा गया। मैं को उसमें था क्या जो पढ़ा गया है? मैं फलाना दसिया गया है चीज़ महंगी हो रही है, बस है नहीं दसिया। तो था क्या, गोल्ड, करेंसी? वो मैं बाद में बताता हूँ। उफ। तो ये था कि उसमें हुआ कि कई थे। अब जब आपको ऐसा मौका मिले, मेरा ये हो गया कि मेरी टर्मिनेशन होने लगी थी। किस वजह से? किस वजह से? असाइनमेंट पे नहीं जाता। अगर जाता है तो खुद हाजिर नहीं होता, खबर देता है तो बाकी अखबार के जो रिपोर्टर होते हैं जिनकी असाइनमेंट लगी उनसे होती है लेकर। उनसे लेता है। तो मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी होगी, मुझे निकालिएगा मत। मेरा थोड़ा सा बाय द टाइम 2 4 5 6 चीज़ें ऐसी आ चुकी हुई थी जिससे मैं रिफ्लेक्ट हो रहा था कि इस बंदे से कोई और जो काम ये कह रहा है वो लिया जाए। ठीक है। तो काफ़ी मुश्किल काम था कि ये कहना कि जी मैं असाइनमेंट पे नहीं जाया करूँगा, वरना हम लोग तो जूनियर थे ना, तो टर्मिनेट हो जाते। बिल्कुल। कोई इस्टेब्लिश नाम होता, बड़ा नाम होता तो फिर और बात थी। तो करते करते ग्रेजुअली ये हुआ, फिर वो वक्त आया कि जितना एंजॉय, जितना मज़े, ये सारे अखबार वालों से जो टीवी पे आए उनसे पूछेगा जाके कि जितने मज़े हम लोगों ने अखबार में क्यों लिए। एक ख़बर हमारी आती थी ना तो एक हफ़्ता, 10 15 दिन, 20 दिन, उसके जो झटके थे ना हुकूमती सतह पे और रियासत की सतह पर महसूस होते थे। एक एक हफ़्ता, 10 10 दिन, 15 15 दिन गुजर जाते थे। अंदाज़ा करो, खबर दी है, 10 15 20 दिन उसके झटके आ रहे हैं, हम लोग डॉक्यूमेंट से हिलते ही नहीं थे। आपके कौन कौन ये कोलीग्स रह चुके हैं? यार अंसार अब्बासी था, जो मैंने आपसे पूछा, आपने एक दफ़ा ऐसे किया। अंसार अब्बासी था, ये रऊफ़ क्लासरा था, रऊफ़ क्लासरा बाद में आया। ये उमर चीमा था, उमर चीमा उसके बाद आया। ये सारे द न्यूज़ के। ये अहमद नूरानी था। तो ये कामरान खान जो टीवी पे आते हैं, ये भी द न्यूज़ में था और इसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता था। कामरान खान की रिपोर्ट का न्यूज़ इंटेलिजेंस यूनिट था, इसका ये मेंबर था। ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता था कामरान को। जब टीवी लॉन्च हुए ना, जियो लॉन्च हुआ, तो कामरान खान अखबार से द न्यूज़ से जब गया है ना जियो में, तो हम 2 रिपोर्टर थे जिन्होंने अफसोस का इजहार किया था। आपस में हमने कहा था ये कामरान खान ने किया क्या, इतना बड़ा नाम अखबार में, तो इसकी खबर का इंतज़ार किया जाता था। पूरी ब्यूरोक्रेसी होती थी, बड़े बड़े लोग होते थे। कराची आया तो लिमोजिन्स खड़ी हैं, शरीफों की लिमोजिन्स खड़ी हैं, चौधरियों की लिमोजिन्स खड़ी हैं, उसको लेने के लिए अब उसकी मर्जी है कि किसकी लिमोजिन में वो बैठ के जाता है। हिल जाती थी चीज़ें। तो वो जब गया ना, हमने कहा यार इसने क्या किया। टीवी पे तो कुछ भी नहीं है, टीवी पे सिर्फ ये है कि आपको स्क्रीन मिल जाएगी, आप मशहूर हो जाएंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट है आपका वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। लेकिन इम्पैक्ट फिर ज़ीरो हो गया। क्या उन्होंने आपको गलत प्रूफ किया? नहीं नहीं नहीं, नहीं किया। जो कामरान खान प्रिंट का कामरान खान था, वो अगले 20 साल भी लगा दे वो टीवी पे। अच्छा, उनमें वो बात वो नहीं प्रिंट थी। वाला नहीं बन सकता कामरान खान। वो प्रिंट वाला कामरान खान तो छा जाता था भाई, हिला के रख देता था, सारी चीज़ें हिल जाती थी। तो सैटेलाइट पर भी तो उनका कुछ ऐसा ही असर होता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कामरान खान खुद भी सोचता होगा कि यार पैसे तो बड़े कमा भी लिया, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा मुझे जानता है, लेकिन वो जो बात है ना इम्पैक्ट वाली, वो नहीं थी। फिर ये हुआ कि आपके ज़िंदगी में मौके आपको कैसे मिलते हैं जब आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। ये सारे जो लोग मैं बता रहा हूँ ना, अहमद नूरानी सबसे जूनियर था। अच्छा। लेकिन ये सोशल मीडिया में 2 रिपोर्ट देख लें, वो अहमद नूरानी की रिपोर्ट्स हैं। 2 रिपोर्ट जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, बाकी तो फजूल तरीन चल रहा होता ना। जैसे उस दिन मैंने कहा कि ये इमरान खान का सोशल मीडिया कह रहा है कि जी ईरानी सदर जो है ना, वो डयाला जेल में पहुंच गया और उसने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद आबदीदा हो गए। ये फजूल की जो अट्ठो अठ जिसे कहते हैं ना, जिसका वजूद नहीं होता, ये छोड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया में 2 रिपोर्ट्स थी अहमद नूरानी की।
एक जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, एक जनरल आसम बाजवा के ऊपर, ठीक है। वो पूरी जिसे रिपोर्ट कहते हैं वो रिपोर्ट थी, प्रॉपर डिटेल। उसके बाद ये था कि ये जब हमारे थे तो ऐसा हुआ कि एक बैंक था एनडीएफसी, मैंने वो बैंक बंद करा दिया। जब डॉक्यूमेंट मेरे पास आए मैं समझ चुका था ये सारी स्टोरी क्या है। मैं कहीं बैंक बंद हो जाए, क्यों रिपोर्टर जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ता था ना पूरी तरह, हमें कई दिन लग जाते थे। कोई डॉक्यूमेंट आप क्या समझते 2 सफ़े पे होते थे? बिल्कुल भी नहीं, डॉक्यूमेंट के अंबार लगे होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको पढ़ते पढ़ते हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो जाते थे। उसमें गेज कर लिया मैं ये बैंक को ले बैठूंगा। उसको वेरीफाई करने के ना, काउंटर चेक करने के लिए तो कुछ बैंकर होते हैं ना सीनियर, उनके साथ गपशप मार के किसी को नहीं महसूस होने देते थे। अच्छा, लेकिन वो पॉइंट क्या पकड़ा आपने? वो बीच में एक पॉइंट था। क्या था यार? कितने पॉइंट थे? अब मैं तुम्हें 4 पार्ट्स में चली थी रिपोर्ट, 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। वुड यू से दैट इज योर फेवरेट स्टोरी? नहीं, फेवरेट तो और भी थी, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि एनडीएफसी का मैंने जाके बैंकर से कहा, मैं कहा जैसे वो गोइंग कंसर्न, नो मोर गोइंग कंसर्न, मैं कहा ये क्या लफ्ज़ है, टर्मिनोलॉजी को मैं नहीं जानता था। मैं कहा यार ये कोई चीज़ है जो डॉक्यूमेंट में बार बार आ रही है। मैंने जाके पूछा बैंकर से, मैं कहा यार ये बताओ, अगर बैंक के बारे में ये कहा जा रहा है कि नो मोर गोइंग कंसर्न, उन्होंने कहा हाँ जी बैंक का बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा अच्छा। वो मेरी तरफ देखते थे कि जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा हाँ जी किधर, हमारा बैंक तो नहीं है। और मैं कहा नहीं यार, मैं कहीं बैठा हुआ था वहाँ पे टर्म चली, मैं कहा मैंने पता ही नहीं सी टर्म था। मैं कहा चलो मैं तुमसे पूछ लेता। किसी को पता नहीं चलने देते थे हम क्या खबर दे रहे, चल क्या रहा है। या अब तो यहाँ पर है कि आपने खबर देनी, पहले ही रोड़ा पा हम लोग तो पता नहीं चलने देते थे खबर दे रहे हैं, और कौन सी खबर दे रहे हैं। जो हमारी नज़र में ये था कि एंजला देंगे। वही हुआ। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बैंक बंद। और फिर शकील रहमान का मुझे फ़ोन आया, कहता यो लीगल नोटिस आया हुआ पहली खबर के ऊपर। वो लीगल नोटिस जो आया था ना, उसके ऊपर जो कैप्शन दिया हुआ था ना, सब्जेक्ट जो एनडीएफसी ने दिया हुआ था, मुझे आज तक याद है। क्या था? उन्हें क्या, येलो जर्नलिज्म रेनिंग सुप्रीम। येलो जर्नलिज्म। और उसके बाद मुझे शकील रहमान ने कहा था कि इसमें दूसरे पैराग्राफ या तीसरे पैराग्राफ में एक लाइन है, उसको जरूर पढ़िएगा। वो लाइन क्या थी? वो लाइन भला क्या थी कि आपकी खबर छपी है इस तरह करके द न्यूज़ में। उसी दिन जितने सरकारी महकमे थे जिनके डिपॉजिट थे एनडीएफसी में, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अरबों में थे। और वो अरबों में थे। अब वो सरकारी इदारे थे, यानी कि सरकार ही सरकारी इदारे से पैसे निकाल ली। तो उन्होंने कहा इसका तो अशर हो गया। ये हेर से पे नहीं होता था कि मेरी बात सुन, ये प्रॉपर रिसर्च, सरकारी महकमे होते हैं, वो वजारतें अहम फैसला नहीं करती। बिल्कुल उन्हें पता हुए है कि ये तो अंदर दी चीज़ आ गई। यहाँ होता ना हमारे यहाँ जो आज के दौर में चल रहा है, वो हेर से मैं अंदरूनी कहानी बताता हूँ, अंदर की कहानी बताता हूँ। पता लगता है अंदर की कहानी का कोई एविडेंस होता होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई दस्तावेजात हैं, कोई एविडेंस है। बिल्कुल अंदर की कहानी मुझे इसकी समझ नहीं। अब लोग भी लग जाते हैं अंदर की कहानी की। डिप्टी गवर्नर था चुगताई, मुझे याद है अभी तक। उसका लेटर गया, फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत अजीज, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। शौकत अजीज वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। उसको लेटर गया डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कि ये एनडीएफसी मर्ज कर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेरे सोर्सेज जो बैंक में थे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे क्या बात की जो आज तक मैं नहीं भूला। बताएं। उन्होंने कहा खान साहब आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, स्टाफ है एनडीएफसी का, वो आपको बद्दुआएं दे रहा है। बद्दुआएं दे रखी है इसकी वजह से हमारी। तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं कहा जो करप्शन, जो क्या होता है दूसरा लफ्ज़, इर्रेगुलरिटीज़। हमारे यहाँ कई दफ़ा करप्शन और इरेगुलरिटीज़ को समझने में ज़रा दुश्वारी पेश आती है। बहुत सारी चीज़ और भी होती हैं इनके अलावा। मैं कही ये तो उनके बोर्ड की तरफ से थी, बोर्ड ने किया था ना, तो बोर्ड को बददुआएं दे। मेरे हत्ते चीज़ चढ़ गई ना, तो मैंने तो देनी देनी। हाँ, ये तो लेकिन उसका क्या था कि स्टाफ जो था एनडीएफसी का स्टाफ और उसके एम्प्लॉयज़, वो मुझे बददुआएं दे रहे थे। अब ये देखो अंदाज़ा, ये भी जर्नलिज्म में होता है। ये तो फिर अनफॉर्चुनेटली होगा। सतार साहब, मज़ा तो बड़ा आ रहा है बातें करने का।
वाकई आ रहा है वाकई आ रहा है, नहीं तेरा वाकई चेहरा आ रहा है। बता रहा है कि तू एमी खाना पूरी की है। नहीं मजा तो नहीं, बड़ा नहीं, आ रहा था। नहीं, मज़ा वाकई आ रहा है और मैं वाकई चाहूँगा कि ऐसे हम पॉडकास्ट करते रहें। तो इसको एज अ पार्ट 1 लेके चलते हैं, इसके बाकी पार्ट्स भी आप तक लेकर आएंगे कि इसके बाद सितार साहब का सफ़र कैसा रहा फ्रॉम रॉक बॉटम टू ऑल द वे टू द टॉप। नहीं ओवरऑल के जर्नलिज्म ओवरऑल और ओवरऑल भी कि प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल डिजिटल मीडिया में कितना फ़र्क है और क्या इसको वाकई जर्नलिज्म कहेंगे या नहीं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।